हाँ जी, मैं नरेंद्र खारोल। मैं आपके बीच में राजस्थान शिक्षा बोर्ड की जो वैज्ञानिक किताब है उसका दूसरा पाठ मानव तंत्र, उसके बारे में पढ़ा रहा था और एक छोटा सा वीडियो बना करके मैंने आपके बीच में भेजा था। और मैंने पाचन तंत्र के अंगों से हमने शुरुआत कर दी थी और पाचन तंत्र के अंग का जो पहला अंग था मुख, उसके अंदर की जीवा और उसके अंदर की होठों के बारे में, होठों और उसके अंदर की जीवा के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था। आज हम क्या कर रहे हैं, उसी पाचन तंत्र का जो पहला अंग है मुख, और उस मुख के अंदर पाए जाने वाले दांतों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो दांत के बारे में हमको क्या जानकारी मिल रही है? संख्या हम सब जानते हैं कि मुंह में टोटल जो दांत होते हैं वो दांतों की संख्या होती है 32, मतलब 32। इसका मतलब ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उसमें होते हैं 16 दांत और उसके निचले वाले जबड़े में होते हैं 16 दांत। 16 और 16 कुल 32 दांत हमारे मुख में होते हैं। अब इस दांत से जुड़े हुए कुछ शब्दों के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 चीज मसूड़े के बारे में, नंबर 2 चीज हम जानेंगे गर्त दंती के बारे में, और नंबर 3 चीज जो हम जानेंगे वो जानेंगे मानव में दांत की जो व्यवस्था होती है उस द्विबार दंती के बारे में। तो अब देखिए, जानिए, सुनिए कि क्या जानकारी हमको मिल रही है। मसूड़ा क्या है? मसूड़ा जबड़े में स्थित वो सांचा होता है जिसमें दांत स्थित होते हैं। मैं भी दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप सुनिएंगे, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनेंगे कि मसूड़ा क्या है? जबड़े में स्थित वो सांचा जिसमें दांत स्थित होते हैं। मसूड़ा क्या होता है? जबड़े में स्थित सांचा जिसमें दांत स्थित होते हैं वो क्या कहलाता है? मसूड़ा कहलाता है। मैंने केवल आपको हिंट दिया है कि जिससे आपको ध्यान मिल जाए। जबड़े में स्थित सांचा जिसमें दांत स्थित होते हैं उसको मसूड़ा कहते हैं। मसूड़े वे दांत की जो स्थिति होती है उस दांत की स्थिति को हम गर्ददंती बोलते हैं। गर्ददंती, दांत और मसूड़े कैसे आपस में जुड़े होते हैं उस स्थिति को गर्ददंती कहते हैं। मानव के अंदर दांत जो होते हैं उसके जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक तो जब वो 5-6 साल का होता है जिसका अस्थायी दांत कहते हैं, या अस्थायी जिसको हमारी भाषा में दूध के दांत बोलते हैं, और दूसरी बार उसके स्थायी दांत आते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं। यह जो व्यवस्था होती है मानव में 2 बार दांत आने की, इस व्यवस्था को द्विबार दंती कहते हैं। तो मानव में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, ये गर्ददंती क्या है? मसूड़े और दांत की जो स्थिति होती है उसको गर्ददंती कहते हैं। मसूड़ा जबड़े में स्थित एक सांचा है जिसमें दांत लगे हुए होते हैं, दांत स्थित होते हैं, उसको मसूड़ा बोलते हैं। आगे क्या जानकारी मिल रही है? आगे हम जानकारी ले रहे हैं दांत के प्रकार, और दांत के कौन कौन से प्रकार हैं। ये प्रश्न बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत शानदार है। दांत के प्रकार, ये दांत के प्रकार हम लेते हैं। नंबर 1 हम पढ़ेंगे कृंतक, नंबर 2 है रदनक, नंबर 3 है अग्रचवर्णक, और नंबर 4 है चवर्णक। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक कृतंक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचवर्णक, चौथा चवर्णक। प्रत्येक जबड़े में कृतंक की जो संख्या होती है वो संख्या होती है 4-4। ऊपरले जबड़े में भी 4, निचले जबड़े में 4 कृतंक पाए जाते हैं। और रदनक की संख्या होती है हर जबड़े के अंदर 2-2, और अग्रचवर्णक की संख्या होती है हर जबड़े के अंदर 4-4, और चवर्णक की संख्या होती है हर जबड़े के अंदर 6-6। प्रत्येक जबड़े में जो 16 दांत होते हैं उनमें से कृतक 4 होते हैं, रदनक 2 होते हैं, अग्रचवर्णक 4 होते हैं और चवर्णक 6 होते हैं। इस प्रकार हर जबड़े में 16 होते हैं और दोनों जबड़ों में मिलाकर के 32 दांत होते हैं। अब जो काम जो दांत करते हैं वो हमारे बोर्ड की परीक्षा जानकारी की दृष्टि सबसे बढ़िया जानकारी है। तो कृतक क्या काम आते हैं? कुतरने व काटने में। कुतरने व काटने में कौन से दांत काम आते हैं? कुतरने व काटने में जो दांत काम आते हैं वो दांत होते हैं कृंतक। ये हम जब बच्चा 6 महीने का होता है तो 6 माह की उम्र में ही ये निकलने लग जाते हैं। अगला है रदनक। आपका जो चीरना हो तो चीरने व फाड़ने में जो दांत काम आते हैं वो दांत होते हैं रदनक। लगभग 16 से 20 माह की जो उम्र होती है, 16 से 20 माह, उस ऐसी समय ये क्या करते हैं? रदनक निकलते हैं।
ये जो अग्र चवर्ण के निकलते हैं, ये काम क्या आते हैं अग्र चवर्ण, पहले उनका काम देख लेते हैं। ये जो काम आते हैं ना, वो काम आते हैं चबाने के। तो अग्र चवर्ण काम आते हैं चबाने के, और ये लगभग 11-12 साल की उम्र में पूर्ण रूप से, 11-12 साल लिख रहा हूं मैं, 11-12 साल की उम्र में पूर्ण रूप से ये विकसित हो जाते हैं। निकलने के बाद ना इस समय विकसित हो जाते हैं। और चवर्णक जो होते हैं वो 10 से 11, 12, 15 माह तक, या 10 से यूं लग लो कि 10 से लेकर के, ठीक है, 15 माह तक ये निकलने लग जाते हैं। और इनका काम भी वही होता है जो अग्र चवर्ण का होता है। काम क्या होता है? चबाने का। तो चबाने में अग्र चवर्ण और चवर्ण काम आते हैं, चीरने फाड़ने में रदनक काम आते हैं, उतरने काटने के अंदर हमारे जो दांत काम आते हैं वो कृतक होते हैं। दांत के प्रकार देखिए आप लोग, कृतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। अब जो हमें मुख के बाद हम जो पढ़ना चाह रहे हैं वो पढ़ते हैं आहार नाल व पाचन तंत्र का दूसरा अंग, जिसका नाम है ग्रसनी। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ग्रसनी के बारे में हमको क्या जानकारी मिल रही है वो देख लीजिए। ये रहा आपका वो ग्रसनी। ये ग्रसनी जो होता है आपकी जीवा और तालु के पिछले भाग में एक कुपीनुमा एक स्ट्रक्चर होती है, ये स्ट्रक्चर ग्रसनी कहलाती है। अब ये जो ग्रसनी है उसका काम क्या है वो देखिए। इस ग्रसनी जो है ना, उस ग्रसनी के अग्रभाग के अंदर तो श्वास नली होती है, श्वास नाल होता है, श्वास नली लिख दो आप लोग, श्वास नली होती है। और इसके जो पृष्ठ भाग होता है या पिछले भाग पर जो होता है, इसके पिछले भाग के ऊपर या इसके पृष्ठ भाग के ऊपर कौन सी नली होती है? वो होती है ग्रसिका, जिसको हम भोजन नली बोलते हैं। ठीक है, ग्रसनी का जो मूल काम क्या है? मूल काम ये जो ग्रसनी क्या तय करती है? ये तय करती है कि जो वायु है वो श्वास नली में ही जाए, और ये जो भोजन है वो श्वास नली में ना जाए बल्कि भोजन नली में ही जाए। ये तय करना अगर किसी का काम है तो वो ग्रसनी का काम है। तो वापिस दोबारा रिपीट कर लीजिए कि ये जो जीवा है या आपकी ये तालु है, उसके पीछे की तरफ एक, आगे की तरफ एक कुपीनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के अग्रभाग के ऊपर श्वास नली होती है, श्वास नली के अंदर से वायु जाती है, भोजन श्वास नली में नहीं जाता है, ये तय ग्रसनी करती है। और आगे उसके पीछे वाले की तरफ जो भाग होता है, पृष्ठ भाग, आगे इसके आगे की तरफ जो भाग होता है उसमें ग्रसिका होती है, ग्रास नली होती है, और ग्रास नली में भोजन ही जाए, वायु इसमें नहीं जाए, ये अगर कोई तय करती है तो वो भी ये ग्रसनी ही तय करती है। अब आगे इसके बारे में और समझे तो इसमें हमको क्या पता चलेगा, इस ग्रसनी के प्रकार भी बता सकेंगे। जो नाक से जो शुरू हो रही है उसको नासा ग्रसनी बोलते हैं, नासा ग्रसनी बोलते हैं। ये जानकारी जब हम श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तब भी हमको पता चलेगा। तो एक तो होती है नासा ग्रसनी जो नाक से शुरू हो रही है, दूसरी इसके एक प्रकार ले हो तो वो होती है मुख से सुनने वाली मुख ग्रसनी। ये तीसरा इसका जो प्रकार है वो तीसरा प्रकार है कंठ ग्रसनी। तो ग्रसनी के कितने प्रकार हो गए? 3। कौन सी ग्रसनी होगी? कंठ ग्रसनी। तो कंठ ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, ये प्रकार हो गए। तो मतलब आहार नाल पाचन तंत्र का दूसरा जो अंग है वो दूसरा अंग ग्रसनी है। और ग्रसनी जो है वो इस जीवा और इसके क्या बोलते हैं, उसके जीवा और ये तालु के पाछे की तरफ कुपीनुमा स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं ग्रसनी। ग्रसनी के आगे की तरफ श्वास नली होती है और पाछे की तरफ ग्रसिका होती है। श्वास नली में ये केवल वायु को जाने देती है, भोजन को नहीं, और भोजन नली में केवल भोजन को जाने देती है, वायु को नहीं। अब मैं ग्रसनी से आगे की तरफ आपको ले जाता हूं और आहार नाल के तीसरे अंग के बारे में आपको कुछ बात बताते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। वो तीसरा अंग कौन सा है? ये तीसरा अंग ये रहा ग्रसिका, जिसको ग्रास नाड़ भी बोलते हैं। तो या तो इसको ग्रास नाड़ बोलो या ग्रास नाड़ नहीं बोलो तो इसको ग्रसिका कह सकते हैं। ये शुरू कहां से होती है और काम क्या करती है? ये ग्रसनी के पृष्ठ भाग से शुरू होकर के सीधा हमारे आमाशय तक भोजन को ले जाती है। तो ग्रसिका चालू तो ग्रसनी के पिछले वाले भाग से होती है और सीधा आमाशय के जो पहला भाग होता है वहां तक भोजन को ले जाने का काम करती है। तो ये जो होती है ना ग्रासनाल ग्रसिका, इसका काम क्या है? इसका काम है भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचाना। आमाशय तक पहुंचाने का काम, भोजन को ग्रसनी से आमाशय तक
पहुंचाने का काम जो करता है वो आहार नली और भोजन कहती है। ये बिल्कुल एक सकड़ी पेशीय नली होती है, 2, 3, 5, ठीक है, तकरीबन 25 सेंटीमीटर की। अगर आप लेंथ लो इसकी तो तकरीबन 25 सेंटीमीटर की एक सकड़ी पेशीय नली होती है। सकड़ी पेशीय नली होती है कौन? ग्रास नली, जिसको भोजन नली बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं। तो सकड़ी पेशीय नली 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो हमारे शुरू कहां से होती है? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद वो हमारी जो गर्दन होती है, जिसको हम लोग गर्दन बोलते हैं, गर्दन और हमारी छाती, वक्ष गुहा से होते हुए डायफ्राम होता है, डायफ्राम जिसको हम तन्नुपट बोलते हैं, उस डायफ्राम के नीचे उदर गुहा तक ये इसका फैलाव होता है, वो वहां तक फैली होती है। तो ये कहां से जाती है? गर्दन, गर्दन से वक्ष गुहा से जाती हुई ये जो ग्रसिका होती है वो आमाशय तक भोजन को पहुंचाती है। ये जो मतलब आमाशय जो होता है वो हमारे डायफ्राम के नीचे होता है, तनुपट के नीचे होता है। ये जानकारी हमको मिल रही है। और इसका मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है भोजन को ग्रसनी से या भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक ले जाना। अब इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है, या जो भोजन जो पहुंचता है, मतलब ये जो भोजन जो ग्रसनी से या मुख गुहा से आगे से आमाशय तक पहुंचता है, तो वो कर्माकुंचन गति के द्वारा, कर्माकुंचन गति के माध्यम से भोजन जो है वो ग्रसनी से आमाशय तक पहुंचता है। ये जानकारी भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस ग्रास नली के अंदर खूब सारी श्लेष्म ग्रंथियां होती है, और श्लेष्म ग्रंथियां क्या करती है? इससे गुजरने वाले भोजन को लसदार बना देती है। ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा इस ग्रास नली के ऊपर एक जो ऊपर एक ढक्कन लगा होता है, एक फ्लैप लगा होता है, जिस फ्लैप को घाटी ढक्कन या क्या बोलते हैं उसको? एपिग्लोट्स बोलते हैं, या तो उसको घाटी ढक्कन या उसको क्या बोलते हैं? एपिग्लोट्स। एपिग्लोट क्या बोलते हैं? एपिग्लोट्स, ये ठीक है जी। तो घाटी ढक्कन या उसको एपिग्लोट्स बोला जाता है। जो क्या करता है, ये कभी भी भोजन के कण को क्या करता है? श्वास नली के अंदर नहीं जाने देता है। भोजन का कोई भी कण श्वास नली में नहीं जाए, वायु नली में नहीं जाए, ये घोटी ढक्कन तय करता है, घाटी ढक्कन तय करता है कि भेजा जाए। तो ये जानकारी हमको मिल रही है कि ग्रास नाल 25 सेंटीमीटर लंबा एक सकड़ी पेशीय नली होती है, जो हमारी गर्दन वक्ष गुहा से होती हुई तनुपट डायफ्राम के नीचे आमाशय तक फैली होती है। और ये कर्माकुंचन गति के माध्यम से भोजन को ग्रसनी मुख गुहा से आमाशय तक ले जाती है। इसमें खूब सारी श्लेष्म ग्रंथियां होती है जो भोजन को लसदार बनाती है। और इसके अलावा ग्रास नली में घाटी ढक्कन मतलब एपिग्लोटिस होता है, जो भोजन के कणों को कभी भी श्वास नली में नहीं जाने देता है। उसके बाद हम आहार नाल पाचन तंत्र के अगले एक बहुत महत्वपूर्ण अंग की तरफ चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। वो है हमारा आमाशय। ग्रास नली से आगे का जो भाग है, ग्रास नली से या ग्रसिका से आगे का पाचन तंत्र का जो भाग है, वो भाग जो है वो आमाशय है। ये एक पेशीय अंग है और अंग्रेजी का एक अक्षर होता है जे, उसके आकार का होता है। अगर ये देखें तो हमारी जो उदर गुहा होती है, तो उस उदर गुहा के बाईं ओर, उदर गुहा के ये बाईं ओर, और जो हमारा मध्यपट होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, तनुपट, मध्यपट या तनुपट, मध्यपट जो होता है, मध्यपट जिसके नीचे की तरफ होता है या पीछे की तरफ, नीचे नहीं पीछे की तरफ एक संरचना होती है जिसको आमाशय बोलते हैं जी। आमाशय के 3 भाग होते हैं। ये क्या काम करता है, इसमें भोजन कैसे पचता है, ये तो जब हम पाचन की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे तब ध्यान में आएगा। अब केवल हम अंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है, अंग्रेजी के एक जय अक्षर के जैसा तो होता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है जहां से उसका मतलब ग्रसिका से जुड़ा हुआ भाग, जिस भाग को क्या कहते हैं, कार्डिया या जठरागम भाग। एक तो होता है जठरागम, इसके आमाशय के 3 भाग है। इसके जो भाग लिख रहे हैं उसके 3 भाग का पहला जो भाग है वो जठरागम है, ये जठरागम। उसके बाद ये जो उसका भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको जठर निर्गमी भाग बोलते हैं, जठर निर्गमी भाग बोलते हैं। ये जो भाग है वो जठर निर्गमी है। और इन दोनों के बीच में जो भाग होता है उस भाग को फंडिस कहते हैं। ये लीजिए, इन दोनों के बीच के भाग को फंडिस कहते हैं। इसका मतलब अगर हम आमाशय की संरचना लेवे तो जो भाग
ग्रसिका से जुड़ा है उसको जठरागम बोलते हैं, और जो भाग छोटी आंत से जुड़ा हुआ आमाशय का जो भाग छोटी आंत से जुड़ा उसको जठर निर्गमी बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में जो होता है आमाशय के भाग को, उसके मध्यवर्ती भाग को फंडिस कहते हैं। आगे इस पर दो अवरोधनी पेशियां भी होती है। एक तो होती है यहाँ के ऊपर जिसको जठर क्या क्या बोलते हैं, जठरागम वाली या क्या बोलते हैं, अवरोधनी बोलते हैं। एक तो होती है जठरागम अवरोधनी, कि जठरागम अवरोधनी क्या करती है, तो उसका काम देखिए, ये अवरोधनी, तो जठरागम अवरोधनी क्या काम करती है, इसके यहाँ पर एक छल्ला होता है जो क्या करता है, इसमें से भोजन जो है ग्रास नली से यहाँ आ तो जाता है, लेकिन आमाशय से जैसे ही भोजन पहुंचा तो ये ढक्कन बंद हो जाता है, जिससे क्या होता है कि अम्लीय भोजन दोबारा आपकी ग्रसिका में ना जाए। ये होती है जठर निर्गमी अवरोध, जठरागम अवरोधनी। तो ये अवरोध करती है कि मतलब इसे रुकावट पैदा कर देती है कि अम्लीय जो भोजन है, आमाशय में अम्ल बनता है HCl, वो अम्लीय भोजन वापिस ग्रसिका में नहीं जाए। एक यहाँ पर जो अवरोधनी लगी होती है, संवरणी पेशियां होती है जिसका काम ही है, ठीक है, तो जठर निर्गमी अवरोधनी। तो यहाँ पर जो अवरोधनी लगी होती है वो होती है जठर निर्गमी अवरोधनी। ये क्या काम करती है, जठर निर्गमी अवरोधनी ये क्या करती है, छोटी आंत में भोजन जब चला जाता है तो उसके बाद वो छोटी आंत से भोजन दोबारा आमाशय में ना आए, ये जठर निर्गमी अवरोधनी तय करती है। ठीक है, अब आप समझ जाइए कि हमने पाचन तंत्र के जिन अंगों के बारे में जाना आज के दिन, वो अंग है, एक तो मुख गुहा के अंदर, मुख गुहा में पाए जाने वाले दांतों के बारे में आज जाना, आज हमने जाना ग्रसनी के बारे में, आज हमने जाना पाचन तंत्र की ग्रसिका के बारे में, आज हमने जाना पाचन तंत्र के चौथे अंग आमाशय के बारे में। कल का हम पढ़ेंगे, अगले वीडियो में हम जब पढ़ेंगे तो छोटी आंत बड़ी आंत के लिए अंगों के बारे में जानेंगे, और फिर तो हमारे अंदर पाई जाने वाली पाचन तंत्र की जो ग्रंथियां हैं उसके बारे में जानेंगे, और फिर भोजन का पाचन कैसे होता है वो प्रोसेस जानेंगे। तो अब आप अगले वीडियो का इंतजार करते रहिए। मैं नारायण लाल खारोल, करेड़ा, जिला भिलवाड़ा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो मैंने बना रखा है वो चैनल है ऑनलाइन क्लासेस विद नारायण खारोल, उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे।